उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। चाह नहीं अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूं मैं इस युग की, अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस वक्त हम हैं पंचायत बुलंदशहर में और आज बहुत ही खास पल है, क्योंकि आज का विषय भी बहुत खास है। हम पंचायत में मौजूद हैं और आज का विषय है पंचायत और महिला नेतृत्व। जी हाँ, पंचायत में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं और आज इसी पे करेंगे बात। महिला नेतृत्व की बात होगी महिला प्रतिनिधियों के साथ। आज पंचायत पर खुलकर बात होगी। तो चलिए वक्त बिल्कुल नहीं गवाते और आपको रूबरू कराते हैं अपनी आज की खास मेहमान से। मेरा नाम मेरी पहचान में। नमस्कार, मैं ममता त्यागी। मेरा मायका मुजफ्फरनगर में है और मेरी ससुराल नानू मंडोला में है और मैंने इंटर पास किया है। 2015 में मैं पहली बार जिला पंचायत बनी और दूसरी बार मैं 2021 में बनी और इस टाइम मैं गाजियाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, डॉक्टर अंतुल तेवतिया, अध्यक्ष जिला पंचायत बुलंदशहर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी राधे राधे आप सभी को। दीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रेखा नागर है, जिला पंचायत हापुड़ से। मेरा मायके भी हापुड़ में ही है, ससुराल भी वहीं है। वहीं की बेटी हैं और वहीं की बहू भी हैं और वहीं का कल्याण करने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मौजूद है हमारे साथ यही पंचायत की नारी शक्ति। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती, क्योंकि टीवी सेट के उस पार बिल्कुल सही समय पर आप मौजूद हो जाती हैं टीवी सेट के बिल्कुल सामने, क्योंकि आप जानती हैं कि आपका अपना शो, अपना आसमां का समय हो गया है। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सफरनामे के साथ, क्योंकि आप सभी का एक सफर है जहां से आपकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले मैं ममता जी आप ही से बात करना चाहूंगी। जब आपने ये सोचा कि अब आप प्रतिनिधित्व करेंगी, राजनीतिक सफर की ओर आएंगी, तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे जहन में आया कि आपको इस तरफ जाना है? देखो, जहाँ की मैं जन्नी हूँ वहाँ का तो मेरा कोई मतलब उनका राजनीतिक कैरियर नहीं था, लेकिन जहाँ मैं ब्याह के आई हूँ वहाँ हमारे बाबा प्रधान रहे गांव के, फिर छोटे छोटे बीडीसी मेंबर रहे, ऐसे ही तो उनकी वहाँ से चलती हुई। तो उसके बाद जब मैंने सोचा यहाँ से हमारा राजनीतिक कैरियर थोड़े थोड़े से शुरू हो रहा, क्यों ना हम जिला पंचायत लड़े। तो इसके बाद मैंने जिला पंचायत लड़ी और जिला पंचायत में जब मुझे बीजेपी ने टिकट दिया तो मेरे सामने 25 कैंडिडेट थे। उन्हें सभी को मतलब हराने के बाद मुझे जीत मिली वहाँ से, मेरे क्षेत्र से। जी बहुत अच्छी बात है, आपको जीत मिली और आपने ये साबित कर दिखाया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आए वो किसी से कम नहीं है और वो हमेशा जीतती हैं और निरंतर आगे बढ़ती हैं। डॉक्टर अंतुल, मेरा सवाल आपसे, एक महिला जब एक प्रतिनिधि बनने की ओर अग्रसर होती है और एक बड़ा पल होता है जब वो निर्विरोध चुनी जाती है, जब सामने टक्कर देने के लिए कोई नहीं होता, कितना कॉन्फिडेंस आता है जब जीत ऐसी मिली होती है? देखिए, जब मैं समझती हूँ जब एक बेटी पैदा होती है तब से उसके सामने असंख्य रूप से अलग अलग तरह की चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन वो हर चुनौतियों से लड़ती है और अपने आप को साबित करने में सक्षम होती है। जी ऐसी ही चुनौतियाँ जिस समय मैंने चुनाव लड़ा, असंख्य ऐसी चुनौतियाँ मेरे सामने आईं, परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज महिलाओं को इतना संरक्षण, इतनी सुरक्षा मिली हुई है कि हम कोई भी चुनौती हो उसको निडर रूप से हम उसका सामना करते हैं और उस पे हम खरा उतरते हैं।
बिल्कुल, जब आपको एक सपोर्ट मिलता है, एक खुला आसमान मिलता है, तो मुझे लगता है कि परिंदों की जो उड़ान है वो और ऊंची हो जाती है। और इसी के साथ आज महिलाएं भी अपनी ऊंची उड़ान इस आसमान में भर रही हैं। रेखा जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आपने कहा कि मैं वहीं की बेटी हूँ और आज वहीं की बहू भी हूँ, आज वहीं के लिए आप कल्याणकारी कार्य भी कर रही हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? कैसे जहन में आया कि हाँ मुझे ये काम करना है, जनता की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, या महिलाओं के लिए कुछ करना है? देखिए, हम शुरू से ही धार्मिक कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, सबकी मदद करना, बढ़ चढ़ के आगे भाग लेना, खासकर महिलाओं की। तो ये आया कि कुछ तो सुविधाएं सरकार से मिल जाएंगी, कुछ हम करते ही हैं पर्सनली। तो मैंने अपना मायका चुना, और क्योंकि मायके से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता जी, वहीं से चुनाव लड़ी और बहुत भारी वोटों से जीत के आई। फिर अध्यक्ष का चुनाव लड़ी, वहाँ भी अच्छी वोटों से जीती। और अब जनता सेवा भाव से जनता के बीच में हूँ। रात दिन यही प्रयास रहता है कि किस तरह इन लोगों की मदद की जा सके। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल ये है, मेरा जो तीनों सा सवाल रहेगा, अक्सर लोग कहते हैं कि गाँव में जब बेटियाँ जन्म लेती हैं तो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, लेकिन आज मेरे सामने 3 अध्यक्ष बैठी हैं, कितनी सारी ब्लॉक प्रमुख या कितनी सारी प्रमुख है जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि सच में गांव में जब बेटी का जन्म होता है तो उसे रोक दिया जाता है आगे बढ़ने से, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता, या उसे टोका जाता है कि बस तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा शादी ब्याह हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा जीवन यहीं तक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप जब जन्म देते हैं तो पूरा प्यार करते हैं, वे आगे बढ़ाने के पूरा सोचते हैं, लेकिन बाई चांस मिस्टेक हो जाती है, कभी बच्चा पढ़ नहीं पाता, कभी पढ़ाना चाहते, तो इस पोजीशन पर लड़कियां थोड़ी रह जाती हैं। नहीं, जो माँ बाप पैदा कर रहा, मुझे लगता नहीं कि वो प्यार कम करेगा। जी, मुझे भी। आपको क्या लगता है डॉक्टर अंतुल, इस बदलते वक्त में क्या आज बेटियों का स्वागत किया जाता है? क्या हर स्तर पर, शहरों की बात नहीं, गांव की बात, पूरे देश की बात, अगर मैं आप ही की पंचायत की बात करूं, क्या बेटियों के जन्म पर उनका स्वागत किया जाता है? देखिए, अगर हम बेटियों के बदलते हुए हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करें तो हमें भारतवर्ष का जो इतिहास है उसका स्मरण करना होगा। हमारे जो भारतवर्ष का इतिहास है वो बहुत गौरवशाली रहा है, खासकर महिलाओं को लेकर, नारी को लेकर। हमारे यहाँ आज भी अगर महापुरुषों को याद किया जाता है तो नारियों के नाम से याद किया जाता है। अगर हम कृष्ण जी को याद करते हैं तो उनकी माता जी के नाम से याद करते हैं, यशोदा नंदन, देवकी नंदन। बिल्कुल। अगर हम भगवान श्री राम को याद करते हैं तो भी उनकी माता जी के नाम से याद करते हैं। और अगर श्री राम से पहले किसी का नाम आता है तो वो सियापति राम, सियावर राम, सीता राम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण। तो हमारा भारत का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन जो ये चुनौतियां हमारे सामने आईं बेटियों को लेकर, वो तब आईं जब भारत की स्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली, जब आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया। हम आज भी बेटियों को एक हीरे की तरह रखते हैं। तो उस समय बेटियों का घर से निकलना, उनके ऊपर पाबंदियां इन द सेंस कि उनकी देखभाल के लिए कि वो सुरक्षित रहें, वो चीज़ें बढ़ी। परंतु मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र में और उत्तर प्रदेश में जो बेटियों का सुरक्षा है, जो बेटियों की जीवन की जो चीज़ें हैं वो बदली हैं। और आज उनको हर मैदान में सुरक्षा मिल रही है, हर स्थिति में सुरक्षा मिल रही है। आज हमारी बेटियां, मैं बुलंदशहर की अगर बात करूंगी तो आज बुलंदशहर से कई बेटियां ऐसी हैं, जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं और बच्चियों से बात करती हूं तो मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति होती है। वो ये कहती हैं कि हम 3-4 आपस में दोस्त हैं और हम कैब करते हैं, पूल करते हैं और हम नोएडा जाते हैं जॉब के लिए और वहाँ से 8-9 बजे वापस आते हैं। तो मेरा उनसे भी आपकी तरह ये प्रश्न था कि क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, अब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या बात। तो ये बदलाव है। रेखा जी, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब नारी हर बंधन को तोड़कर आगे आ रही है, अपनी एक पहचान बना रही है। आपने कहा कि मैंने अपने मायके को चुना, मायके को आपने चुना, आपने जीत दर्ज की, लेकिन ससुराल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है जब वो देखते हैं कि हमारे घर की बहू एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते आगे आ रही है, सेवा कर रही है,
और निरंतर आगे बढ़ रही है। क्या ये सपोर्ट ससुराल से मिलता है? बिल्कुल मिलता है। जब कभी जाती हूँ तो महिलाएं इकट्ठी होती हैं, साथ में बैठते हैं हम लोग। वहाँ भी एक हम चौपाल लगाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। उनसे बात करती हूँ, हर विषय में जानकारी रखती हूँ। और बेटियों की जैसे मैं बात करूँ तो मेरी बेटी भी अक्षिता नागर जो पुणे से MBBS कर रही हैं, जबकि लोग सोचते हैं कि बेटियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, तो ये पहल हमने की है। क्या बात, बिल्कुल बहुत खूब। किसी ने कहा है कि अगर एक बेटी पढ़ी लिखी होती है, एक महिला पढ़ी लिखी होती है, तो वो पूरे समाज को पढ़ा देती है। यानी कि वो अपने आसपास ऐसा माहौल बना देती है कि हर कोई शिक्षित होता है, सिर्फ साक्षर नहीं। तो महिला से ही दरअसल शिक्षा की शुरुआत भी होती है। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आज आप किस तरह से काम कर रही हैं एक पंचायत अध्यक्ष होने के नाते? क्या क्या आपने बड़े कदम उठाए, क्या क्या बदलाव लाने के प्रयास किए? बदलाव लाने, जब से मोदी सरकार आई है तो बदलाव तो आपसे आप ही हो गया है। तो मैंने काफ़ी रोडें, गांव की हालत बद से बदतर थी पहले जब सपा का राज था, तो उसमें बहुत सारी रोडें, नालियां जिला पंचायत से काफ़ी काम कराए हैं। और मेरे 8 लेडीज हैं, मतलब जिला पंचायत सदस्य, तो वे मेरे से 7 काम करती हैं। बिल्कुल। किस तरह के बदलाव आप लेकर आई हैं? आपके आने के बाद किस तरह के बदलाव देख सकते हैं हम आपके पंचायती क्षेत्र में? पंचायती क्षेत्र में काम एकदम बेस्ट हो रहा है और काफ़ी काम हो रहा है। सरकार हमें बहुत ज़्यादा मौका दे रही है काम करने का, तो गांव में काम ज़्यादा किया जा रहा है। गांव में काम ज़्यादा किया जा रहा है, विकास के कामों पर आप जोर दे रही हैं। हाँ जी। डॉक्टर अंतुल, आपसे सवाल रहेगा, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा। आपका एक पंचायत क्षेत्र है जहां पर कई महिलाएं आपकी सहयोगी भी होंगी। ऐसे में आपने बदलाव के कितने काम किए हैं? क्या क्या काम अभी धरातल पे हो रहे हैं और क्या आपकी आगे की योजनाएं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद तक, और संसद से लेकर विधानसभा, और विधानसभा से लेकर चाहे हमारी ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, और चाहे जिला पंचायत हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। और जब भागीदारी बढ़ी है तो निश्चित तौर पे उनको जो सशक्तिकरण का एक मुद्दा हम लेकर चलते हैं वो बढ़ा है। और जब ऐसी चीज़ें हमें ऊपर सरकार से हमको सपोर्ट मिलता है तो धरातल पे जो कार्य होते हैं महिलाओं के लिए, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो, आज हम देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स की जो दशा होती थी वो पहले कैसी होती थी। उनकी वजह से बच्चियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता था, परंतु आज गांव के जो स्कूल हैं वो खुद इतने अच्छे हो गए हैं कि वो कॉन्वेंट स्कूल्स को या पब्लिक स्कूल्स को आज की तारीख में टक्कर देते हैं। तो ऐसे में जो गांव में बेटी रहती है उसके लिए उस स्कूल तक पहुंचकर शिक्षा ग्रहण करना बहुत आसान हो जाता है। और मैं समझती हूँ अगर बेटी शिक्षित होती है तो वो अपने पैर पर खड़ी होती है और आगे आने वाले समय पे वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे बदलाव हैं जो हमने अभी देखे हैं। और जब हम बात करते हैं विद्यालयों की, तो जो परिवर्तन हम कर रहे हैं आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हम सब किसी न किसी माध्यम से किसी विद्यालय को गोद लेते हैं या किसी चिकित्सालय को गोद लेते हैं ताकि उनमें सुधार हो सके, उनमें बदलाव हो सके, उनमें नई नई व्यवस्थाएं हो सकें। तो हम अपने स्तर से भी ये प्रयास करते हैं कि हम क्या बदलाव उनमें ला सकते हैं। मैंने स्वयं ने प्राइमरी स्कूल्स और जो आंगनवाड़ी होती हैं वो गोद लिए हुए हैं और मैं समय समय पर वहाँ जाकर ये देखती हूँ कि उनमें यथोचित व्यवस्थाएं और जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। बिल्कुल। ऐसे में आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाता है कि अगर किसी बच्ची को आगे बढ़ना है या कुछ करना है, या फिर आपने जैसा कि कहा कि मैंने कुछ प्राइमरी स्कूल्स में जाकर आप बच्चियों से बात करती हैं, या कुछ गोद लेने की एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चियों को आप गोद लेते हैं, प्राइमरी स्कूल्स को आप गोद लेते हैं और वहाँ पर सुधार के कार्य करते हैं। ऐसे में आपकी ओर से लिए गए इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या क्या होंगे? देखिए, मैंने कुछ प्राइमरी स्कूल्स को गोद लिया हुआ है। वहाँ पर जिन चीज़ों का अभाव होता है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, या पुस्तक या फिर स्कूल बैग्स, तो हम अपनी तरफ से उनको वो उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। और मैंने एक बच्ची है जो शिक्षा लेने में असमर्थ थी उसकी परिवार की दिक्कतों की वजह से, तो मैंने उसको गोद लिया हुआ है, सुहानी, और मेरा अपनी तरह उसके लिए इस खुले आसमान के नीचे एक सपना है कि वो मेरी तरह बहुत अच्छी एक डॉक्टर बने और वो समाज सेवा करे। क्या बात। रेखा जी, आप
अपने क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए किस तरह के काम करती हैं? देखिए, मैं क्षेत्र में दिन रात पहले तो मेरा यही उनसे प्रयास रहता कि उनसे संपर्क करूं और उनके बारे में जानूं, समझूं कि उन्हें किस तरह से आगे लाया जा सकता है। उनकी हर संभावित मदद मैं उनकी करती हूं। ऐसा कोई आप में से कोई ऐसा कोई किस्सा मुझसे साझा करना चाहे कि कभी कोई ऐसी तकलीफ में किसी महिला ने आकर आपसे खुलकर बात की हो, अपनी बात रखी हो और फिर आपने उसमें कुछ मदद करने का प्रयास किया हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है, क्योंकि आप महिला प्रतिनिधि हैं, ऐसे में जो महिलाएं हैं उनके साथ कभी कोई तकलीफ हो, कुछ घटना हो, तो वो शायद एक महिला के साथ खुलकर बातचीत कर सके। तो ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बातचीत जो आप हमसे साझा करना चाहें जिसमें आपने कोई परिवर्तनकारी कार्य किया हो, आप में से कोई भी? देखिए, जब एक महिला प्रतिनिधित्व करती है तो जो महिलाओं की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं होती हैं वो महिला प्रतिनिधि से बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में खासकर आज जब हम देखते हैं तो जो महिला के सामने ज़्यादा चुनौतियां आती हैं वो आती हैं उसके ससुराल पक्ष से। जो मैंने अपने करियर में महसूस किया है, अधिकांश चुनौतियां हमारे सामने महिलाओं को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत एक ये आती है। ऐसी ही एक महिला अक्सर मेरे पास आती हैं, परंतु जिनका मैंने पर्सनल एक भागीदारी लेके मदद करने की कोशिश प्रयास किया, उनके ससुराल पक्ष से दिक्कत थी। वो महिला अपने ससुराल में रहना चाहती थी। उसके पिताजी नहीं थे, सिर्फ माताजी थी। और वास्तविक रूप से जैसे हम देखते हैं कि महिला अगर किसी एक पुरुष को अपने मन में धारण कर ले तो वो आजीवन उसको धारण करती है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है। ऐसा ही मैंने भाव उस महिला के मन में देखा, परंतु उस ससुराल की तरफ से बहुत रिजिडिटी थी कि नहीं, परंतु मैंने अपने साथ मेरे परिवारजनों को लेकर, मेरे पार्टी के जो मेरे पदाधिकारी थे उनको लेकर मैंने ये प्रयास किया कि वो महिला उस घर में एडजस्ट हो और जो उसके ससुराल वाले हैं वो खुले दिल से उसका स्वागत करें। और ऐसी एक पहल करने में हम कामयाब रहे। तो मेरा यहाँ पे अगर महिलाएं हैं तो उन सबसे भी आग्रह है कि हम घर तो बहुत जल्दी बिगाड़ सकते हैं। अगर कोई महिला हमारे पास आती है और वो कहती है कि आप एक बार एसएसपी साहब को फ़ोन कर दो FIR दर्ज कराने के लिए, तो वो बहुत आसान होता है, 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट लगता है। परंतु हमें उससे पहले प्रयास करना चाहिए कि उस बिटिया का घर बसे और हम अपने स्तर पर उसका घर बसाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए। बहुत बढ़िया। आप रेखा जी कोई ऐसी चीज़ हमसे साझा करना चाहें, आपके अपना ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने फील किया हो कि आपके अध्यक्ष पद पर रहते हुए ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई परिवर्तनकारी कार्य आपके द्वारा किया गया हो या किसी महिला का जीवन बदला हो, या ऐसा कोई किस्सा आप हमसे साझा करना चाहें? जी बिल्कुल, एक महिला थी हमारी ससुराल पक्ष की जी, और उनको भी प्रताड़ित करके मारपीट के घर से निकाल दिया था और ये बहुत बड़ा केस हो गया था। उन दोनों को हमने बुलाया, बिठाया, समझाया, 3 दिन करीबन लगे। कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और समझौता कराकर वापस घर भेज दिया। जी, ये एक अच्छी पहल रही थी जी, और अब वो दोनों लोग आराम से रह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपके द्वारा लिया गया क्योंकि है। उनके 2 बच्चे भी थे छोटे छोटे। जी, हाँ जी। तो एक तरीके से आपने किसी के जीवन में खुशियाँ वापस से ला दी। नहीं, होता यही है अक्सर, समझौते वाला ही। बिल्कुल, दोनों को बिठा के बात करी जाती है, बिल्कुल समझाया जाता है दोनों को। अच्छा, आप मुझे ये बताएं मैम, एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते कितनी बड़ी चुनौती है आपके जीवन में बाहर जाकर लोगों को ये कन्विंस करना कि ये बदलाव लाना ही लाना है? आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कहीं जाती हैं, आप किसी को बोलती हैं कि मैं ये चाहती हूँ ऐसा हो, लेकिन क्या वो लोग उतना सीरियसली उसे ले पाते हैं? आपको लगता है कि एक चुनौती है? देखो, हमारे समझाने का तरीका है। अगर जो हम उनके काम पर एक बार कर पाएंगे तो वे दूसरी बार हमारा समझना मान जाएंगे। जब हम एक बार नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए समझाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं पहली बार जिला पंचायत रही तो मैंने उनकी काफ़ी उम्मीद पूरी की, तो मेरे से लोग थोड़े जुड़े हुए हैं वहाँ से। जी, एक जुड़ाव है। हाँ जी। जिसमें आप लोग अपनी बात जब रखते हैं तो लोग उसका सम्मान और आदर करते हैं वहाँ की और वो खासकर परिवर्तन आता है। महिलाएं, मैं थोड़ी नॉर्मल हूँ तो आसानी से सबकी सुनती हूँ, तो इसलिए बुजुर्ग भी हो चाहे थोड़ी जवान हो, सब मेरे से आसानी से बात करते हैं गांव के। तब मैं जाती हूँ तो गांव में लेडीज इकट्ठी हो जाती हैं कि आसपास के कि ममता आई है। जी,
जहाँ ऐसे गांव हैं बहुत सारी जिला पंचायतों में कि वहाँ तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं जा पाता, लेकिन हमारे में ये है कि हम वहाँ भी जाने की कोशिश करते हैं एक बार। बिल्कुल, जब आप किसी जगह की प्रतिनिधि होती हैं तो दरअसल वो जो क्षेत्र है आप उसकी माँ के समान होती हैं, और मातृत्व का भाव मुझे लगता है एक नारी से बेहतर किसी और में नहीं हो सकता कि वो हर घर जाकर, हर जन जन तक जाकर पहुँचे और अपनी बात रखे। यहाँ पे एक सवाल आता है, अक्सर एक इतिहास रहा, एक परंपरा रही है हमारे देश में, मुझे नहीं पता आप इससे सहमत हैं या नहीं, कि अध्यक्ष पद पर या सरपंच पद पर तो महिला होती है, लेकिन दरअसल वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो उसके जो पति होते हैं वही सारा कार्यभार संभाल रहे होते हैं। यानी सरपंच पति की एक परंपरा है, या सरपंच अध्यक्ष की या पति अध्यक्ष की एक परंपरा है। आपके यहाँ ये है? मैं कहूँगी इस पे कोई बात, जब पति किसी पोस्ट पे चला जाता है तो वो कभी नहीं सोचता कि मेरी पत्नी की कहीं बेइज्जती हो जाए। तो इस बात को हमारे समाज ने एक मैसेज बना दिया है, वे अपने पति को भी इसी तरीके से देखा ना, इस बार जिस तरीके से वो पति इस तरह देख रहा है, ये नहीं मानते? क्या बात है? पति, जब कोई पति किसी पोस्ट पे चला जाएगा हाँ। तो पत्नी की वो बेइज्जती नहीं करवाने का, वो अपने से पहले उसे ले जाने की, इज्जत करने की सोचेगा। लेकिन हम सब लेडीजों ने एक ये बना लिया है कि हमारा पति प्रति, अरे तुम घर की एक भागीदारी है हमारी, हम दोनों मिलकर काम किए ना, तो क्या उसमें क्या है दिक्कत है बताओ मुझे? नहीं, घर में दोनों मिलकर काम किए, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। मेरा सवाल ये है कि अगर एक नारी एक पद पर आसीन है, उसे जिम्मेदारी दी गई है, वो उसे जिम्मेदारी इसलिए दी गई है कि वो उस लायक है, उसे लोगों ने वहां तक पहुंचाया है। हाँ। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद अगर वो सिर्फ एक स्टैंप का काम करे और सारा काम उसका पति करे, तो क्या आपको उसको सही मानती है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। लेडीज आज के ज़माने में इतनी ताकतवर होगी है, समझदार होगी कि वो अपना सब कुछ समझती है, क्या उसकी भलाई है और क्या उसकी बुराई है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? देखिए, मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। हमारे बुलंदशहर जनपद में बहुत सारे रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पति प्रतिनिधित्व करता है अगर महिला प्रधान होती है, परंतु आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज चीज़ें बदल रही हैं। आज जब हम जिला मुख्यालय पे जाते हैं और कोई मीटिंग होती है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर महिला प्रधान है तो वो जाएंगी। मैं अपने जनपद में अपनी ज़िला पंचायत की बात करूँ तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली समझती हूँ कि मेरे जो ज़िला पंचायत सदस्य महिला हैं, उनके जो पति हैं वो इतने कोऑपरेटिव हैं कि अगर एक बार उनसे हमने आग्रह किया कि हमारे ज़िला पंचायत सभागार में जब मीटिंग होगी तो आप केवल जो सदस्य हैं उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दें, तो उन्होंने इस बात समझी और वो जैसे बहन जी ने बोला कि एक भागीदारी समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, उन महिलाओं के साथ, अपनी पत्नियों के साथ एक भागीदारी निभाते हुए उनको आगे आने का मौका मिला। और वो मैं आज समझती हूँ कि मेरी ज़िला पंचायत में जितनी भी महिला सदस्य हैं वो अपने स्वयं के निर्णय लेती हैं, वो स्वयं अपने क्षेत्रों में लोगों के सामने प्रस्तुत होती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं, वो समस्याएं मुझ तक पहुंचाती हैं। तो ये जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब महिलाओं का एक रूप बदल रहा है तो मैं ये समझती हूँ कि जो चीज़ ऊपर से चलती है उसे धरातल तक आने में समय तो लगता है, लेकिन वो चीज़ पहुँचती ज़रूर है। तो ये बदलाव हम हर जगह देख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ पहले नहीं थी। अगर हम आज से 10 साल पहले की उत्तर प्रदेश में बात करें तो महिला केवल वो वास्तविक रूप थी, सत्य है जो आपने कहा कि महिला केवल एक स्टैंप का काम करती थी, परंतु आज की सिनेरियो में वो सब चीज़ें बदल रही हैं। आज हम अगर सेना में देखें, आज हम खेलों में देखें, आज हम शिक्षा के कार्य में देखें, आज हम साइंटिस्ट देखें, तो जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल जो भागीदारी है वो इक्वल भागीदारी निभा रही हैं। बिल्कुल। मैम, एक होती है जॉब, हमें एक पद पर लोगों ने बिठाया, हम उस जॉब को कर रहे हैं, उसका एक टाइम है, लेकिन उस टाइम के बाद क्या वो प्रतिनिधि, अगर मैं महिला प्रतिनिधियों की खास तौर पर बात करूं, क्या वो प्रतिनिधि जनता के लिए अवेलेबल होते हैं? आपकी अगर मैं बात करूं, आप पंचायत अध्यक्ष हैं, ऑफिस के बाहर क्या पर्सनली
आप महिलाओं से जाकर बात करती हैं, क्या आप उनसे मिलती हैं, क्या आप उनका हालचाल जानती हैं या उनसे बात करती हैं या उन्हें ये जो बदलाव आ रहा है उससे परिचित कराती हैं या उनकी समस्याओं को सुनती हैं? जी बिल्कुल, मैंने अपना एक रूटीन बनाया हुआ है। मैं 2 दिन ऑफिस बैठती हूँ, सोमवार शुक्रवार को। उसके बाद जहाँ से मैं जीत होकर आई हूँ, बुधवार को वही कार्यालय बनाया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो ज़्यादा लोग सक्षम नहीं हैं डेली कार्यालय आ सकें, तो हफ्ते में मुझे लगता है कि उनकी सुनवाई करी जाए, तो वहीं उनका बैठ के निस्तारण हो जाता है। जनता के बीच में रहती हूँ, बैठती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेती हूँ। कोई प्रोग्राम हो, दुख सुख गमी कुछ भी हो, जनता के बीच में रहती हूँ। इधर मेरा रहना सहना उनसे करीबन 50 किलोमीटर दूर है। डेली अप डाउन होता है हमारा, और 16 से 18 घंटे मैं काम करती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मैम। तो हमारे साथ 3 पंचायत अध्यक्ष हैं और नारी शक्ति हमारे साथ यहाँ मौजूद है और इनका जुड़ाव भी आपसे बहुत है, इनके सवाल भी बहुत हैं। आइए सीधे इन्हीं के पास चलते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या है इनके सवाल और ये क्या बात रखना चाहती हैं, क्या आपसे जानना चाहती हैं। जी, आपसे कौन पूछना चाहेगा? जैसे कि मैं प्रधान हूँ, तो जैसे अभी हमारी एंकर मैम बोल रही थी कि ज़्यादातर ये होता है कि पति सरपंच होते हैं, तो ये बात 99% ठीक है। फ़ोटो भले ही मेरा लगा था पैम्पलेट पे जब प्रधानी का हमने इलेक्शन की शुरुआत की थी, और वोट जो थे वो मेरे पति को ही मिले थे अनडाउटेडली, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो कि मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ जिता के तुमको खड़ा करूँगा, आगे जो भी करना है वो तुम्हें खुद करना है, खुद डिसाइड करना है कि तुम गांव के लिए क्या करना चाहती हो। तो जो मैंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया वो ये था कि नाली और खरंजे ये सारे तो हमेशा बनते आए हैं और बनते भी रहेंगे आगे तक। मैंने शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, और जो हमारा गाँव का जो एक पंचायत भवन होता है उसमें मैंने लाइब्रेरी बनवाई, जिसमें मैं खुद लड़कियों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि लड़कों के लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, बाहर भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हाई स्कूल इंटर की लड़कियों के पास कोई ट्यूटर नहीं होता, ना वो कहीं जा सकती है, ना उनके घर वाले उनको भेजने में सेफ़ फील करते हैं। तो मैं खुद भी वहाँ पे पढ़ाती हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी जब टाइम मिलता है तो वो भी बच्चों को वहाँ पे अपना टाइम देते हैं। लेकिन ये काम की जितनी सराहना मुझे मिली, उससे ज़्यादा मुझे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने कहा, अरे इतना पैसा लाइब्रेरी में लगा, इससे अच्छा तो उस गली में नाली टूटी पड़ी है वो बन जाती। तो रूरल एरिया में अभी भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि उन्हें, पहली चीज़ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मेरे खुद के जो इन लॉज हैं उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम है कि ये गांव में सबसे बातें करती है, ये मुंह ढक के क्यों नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरी लाइफ का प्लस पॉइंट ये है कि जो मेरे लाइफ पार्टनर हैं वो हमेशा अपने से आगे मुझे देखना चाहते हैं, चाहे वो राजनीति में हो, शिक्षा में हो, या कहीं पर भी हो। अगर बाहर से भी कोई अधिकारी अगर हमारे गांव में विजिट के लिए आते हैं, तो अगर वो होते भी हैं तो भी वो घर से नहीं जाते, वो कहते हैं वो आपका काम है, आप जाओ देखो, मुझे कुछ नहीं पता। तो गांव के लोग इस चीज़ का जो समझते हैं, इस चीज़ की जो वाकई ये सोचते हैं कि अगर हमारे गांव की ये एक बहू है, अगर ये आगे निकलेगी तो इसको देखकर हमारी और बेटियाँ और बहुएँ भी आगे निकलेंगी, उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो जो चीज़ लोग इस चीज़ को समझते हैं तो वो खुश होते हैं, और बाकी तो क्रिटिसिज्म तो हमेशा रहता ही है, बट वो चीज़ें मुझे इतनी फिर बॉदर नहीं करती हैं। तो मैम, मेरा सवाल आपसे है, डॉक्टर अंतुल जी से है कि मैं आपको मतलब जैसे आपके पास काम के लिए आई भी थी, क्योंकि हमारा जो पंचायत निधि है वो बहुत कम है, उतना जितना हम सोचते हैं अपने गाँव के लिए हम नहीं कर पाते, हाथ बंधे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो आपसे मैं ये चाहती हूँ, वैसे तो आप बहुत सबके लिए काम कराएंगे ही, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि विकास हो, हमारी गवर्नमेंट भी वही चाहती है, और मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप बायस्ड हो जाइए महिला प्रधानों की तरफ और मैं चाहती ताकि आप भी जब आप भी निकले कहीं, आपको जैसे आज मौका मिला है, तो आप भी बोलें कि हाँ, मेरे पास जितनी महिला प्रधान आती है मैं उनके सब काम कराती हूँ, चाहे मैं पुरुष के ना कराऊँ तो इसलिए अगली बार जब मैं कभी आपके पास आऊँ काम के लिए, तो आई एम श्योर कि आप ज़रूर उसको करवाएंगे। और बाकी सब काफ़ी सपोर्टिव हैं, और आज इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला हमें, तो वाकई में जब इस तरह के कोई प्रोग्राम होता है महिलाओं के लिए, तो डेफिनेटली वी फील वेरी स्पेशल, हमें भी बहुत अच्छा लगता है और आगे बढ़कर काम करने का मौका मिलता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, और आप कुछ बताएं हमें, जिससे हमें भी कोई रास्ता दिखे और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और
हम जो भी जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपका हमें किस तरीके से सपोर्ट मिलेगा राजनीति में आगे बढ़ने के लिए? हाँ हाँ जी बताइए। इंसान के जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां हैं। चुनौतियों को पार करके आगे जाना ही राजनीति का लक्ष्य है। राजनीति चुनौतियों की ही सीढ़ी है। आप देखिए, हमारे जीवन में स्टार्टिंग से ही चुनौतियां होती हैं। कोई भी कदम हम उठाएं तो चुनौतियों से भरा हुआ है। तो बराबरी का हक यहाँ सबका बनता है। मेरा सवाल मैडम अंतुल तेवतिया जी से है। पुरुष का भी उतना ही बड़ा सहयोग है कि वो अपनी पत्नी, माता या बहन को काम करे, तो आपका मैं जानना चाहती हूँ मैडम के विचार कि वो कितना उनका सहयोग क्या होना करके वो देश के कितने अच्छे पद पर पहुँचे। तो मैं समझती हूँ कि हो जाती है कि वो बहुत अच्छे से अपना कार्यकाल करें और उससे आगे पहुँचें। आप प्रधान हैं, कल को आप ज़िला पंचायत की सदस्य बने, उसके बाद आप ज़िला पंचायत अध्यक्ष बने, ब्लॉक प्रमुख बने, विधायक बने। देश का जो भविष्य है उसमें एक बहुत अच्छी भागीदारी महिलाएं निभाएं। उसके लिए पुरुषों की सहायता नहीं कहूँगी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी बताइए। जी, मेरा नाम राजवाला शर्मा है। मैं बिहिरा से कराना चाहती हूँ। गांव में नालियाँ बन रही हैं, लेकिन पानी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्लस एक गाटा 19 में जो है ग्राम LMC जगह है, उसमें गाटा 18 में, लेकिन जो खेत मालिक है उसने वो बेच दी है, औरों को कब्जा करा दिया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं पानी का निकास हो और पानी को इकट्ठा करने के लिए मुझे जगह चाहिए। वो उसे मैंने कई बार अधिकारियों से भी अपील की है, रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन वो मेरी नहीं सुन रहे जी। और वो जो है उस पे से कब्जा भी नहीं हटवा रहे हैं जी। इस तरह की ऐसी समस्याएं कई जो ग्राम प्रधान हैं वो इससे जूझती होंगी, लेकिन ऐसे में ये कहाँ जा सकती हैं, किससे संपर्क कर सकती हैं, इनको कैसे समाधान मिलेगा, उसके बारे में आप बताएं कि क्या कर सकती हैं? देखिए, आज के समय पे हम अगर अधिकारियों की बात करें तो ये चीज़ हर एक आम जनता महसूस कर रही है कि जो अधिकारी हैं वो जनता के प्रति बड़े ही संवेदनशील हैं और जनता कोई भी समस्या लेके जाती है तो वो बड़े ही मन से उसे सुनते हैं और उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। मैं अगर जनपद बुलंदशहर की बात करूं तो हमारे चाहे DM साहब हो, चाहे SSP साहब हो, खासकर महिलाओं के प्रति वो एक बहुत अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अगर वो किसी भी समस्या से जूझती हैं तो सिर्फ प्रशासनिक लेवल पर नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत तौर पर हमारे DM साहब बड़ी उनकी मदद करते हैं और कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो वो व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी मदद करते हैं। और अगर प्रशासनिक तौर पर मतलब जनपद स्तर पर भी समस्या नहीं सुलझ रही है तो आज हम जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अपना पोर्टल खोला हुआ है जिसमें कोई भी आम जनमानस कंप्लेन कर सकता है और वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स होती हैं जहाँ जहाँ पे वो समस्या जाएगी और जहाँ जहाँ पे उसके जवाब और प्रश्न आएंगे वो सब आप तक पहुँचेंगे और वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से उसकी वो देखरेख होती है, वो देखते हैं, तो आप अपनी कंप्लेंट वहाँ भी डाल सकती हैं। लगभग 15 ईयर पहले मैंने अपने ही ससुराल की एक महिला प्रधान को देखा था कि जैसे बोलते हैं कि ये कौन जा रहा है, तो किसी ने बताया कि ये हमारे गांव की प्रधान है। वो इतने पर्दे में थी, वो टाइम था। और आज जब मैं प्रधान बनी हूँ तो प्रधान बनने से पहले मैंने बस इनसे यही कहा था कि अगर प्रधानी के लिए आप मुझे खड़ा करते हैं तो मुझे वो वाली प्रधान नहीं बनना जो मैंने कभी देखा था। मुझे वो प्रधान बनना है जिससे मैं सबसे बात कर सकूं, सबकी सुन सकूं और कुछ सीख सकूं और आगे बढ़ सकूं। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया। आज मैं सबसे बात करती हूं, कोई पर्दा नहीं है, सबकी सुनती हूं और मेरे हस्बैंड अपने से आगे मुझे रखते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे भी ऐसे ही सीखना चाहती हूं और करना चाहती हूं। बहुत बढ़िया जी। हर काम में योगदान महिला कर रही हैं। तो मेरा सवाल अगला ये है कि और ऑलमोस्ट तो सारा काम महिला कर रही हैं, फिर भी अगर कोई ऐसा और ऑप्शन है तो अंतुल जी बताएं महिलाओं के लिए। यही है बस। देखिए, आज अगर हम देखें तो मुद्रा लोन से लेके चाहे बैंक सखी हो या सेल्फ सहायता ग्रुप हो, उनमें महिला एक बहुत अच्छी हिस्सेदारी निभा रही हैं। मैं समझती हूँ दीक्षा जी हमारे जनपद में 60% भागीदारी महिलाएं निभा रही हैं और जनपद बुलंदशहर में बहुत अच्छा
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ये NGOs वगैरह जो महिला कार्य करती हैं वो कर रही हैं, और इनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब तत्पर रहते हैं। और जो हमारा प्रशासन है, हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, वो उनके लिए तरह तरह की क्या चीज़ें हो सकती हैं और वो चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट हो सकती हैं, या उन चीज़ों का बाहर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चीज़ें बाहर कैसे जा सकती हैं, उन पर लगातार विचार होता है और वो बड़े स्केल पर एक अच्छी रूपरेखा बनती है। बहुत बढ़िया। आपने जैसा कि बताया कि आपके जो ब्लॉक में बहुत सी महिलाएं ये सब काम कर रही हैं, आप एक ब्लॉक प्रमुख है, ऐसे में आपका क्या रोल है? आप कैसे उन्हें मोटिवेट करती हैं, कैसे जोड़ती हैं? मीटिंग होती है ब्लॉक में, हर 3 महीने में एक मीटिंग होती है, तो सब लोग आते हैं, तो उनमें हम मोटिवेट करते हैं उन सबको। जी, तो कुछ महिलाएं जो स्वावलंबी बनना चाहती हैं या रोजगार चाहती हैं, ऐसे में आप उनकी किस तरीके से मदद करती हैं? तो वो बन रही हैं ना, जैसे मुद्रा लोन लेती हैं और कुछ लोग भी सहायता करता है उनको लोन दिला, ऐसे लोन में। तो आप उन्हें उस योजना के बारे में अवगत कराती हैं? अवगत कराते हैं, पूरा अवगत कराती हैं। जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, बहुत बढ़िया। मैं एक आशा कार्य करती हूँ, तो जो माताएं हैं या गर्भवती हैं उनको खाने पीने के लिए थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा अगर जो वहाँ आंगनबाड़ी हो जाए तो। सिकंदराबाद में आंगनबाड़ी की एक मांग इनकी तरफ से उठ रही है, ऐसे में आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है इसके प्रति? आप लोग किस तरह के कदम उठा सकते हैं? जिस क्षेत्र में जिस चीज़ का अभाव होता है तो अगर वो चीज़ हम तक पहुंचती है तो हम प्रयास करते हैं कि वो समस्या वहाँ से दूर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे XYZ कोई भी अन्य प्रकार की किसी भी तरह की चीज़ें हों। अगर उस क्षेत्र में उस चीज़ का अभाव है तो वहाँ तक पहुँचे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो लड़कियाँ पढ़ नहीं पाई हैं और वो पढ़ना चाहती हैं और घरों से निकलने नहीं दिया जाता, तो उनके लिए क्या योजना है, आप ये भी बताएं। देखिए, आप आशा बहन हैं जी, यहाँ पे हमारी प्रधान बहनें भी बैठी हैं, यहाँ पर मैं भी बैठी हूँ, यहाँ पे मेरे साथ मेरी सहयोगी बैठी हैं, अध्यक्ष बहनें। जो महिलाएं बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं और उन्हें घर से नहीं निकलने दिया जाता, तो उनमें हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम वो घर ढूंढें कि ऐसा कौन सा घर है जहाँ पे बेटियाँ स्कूल नहीं जा रही है, और हम वहाँ जाएं, उनके अभिभावकों से, उनकी माता पिता से बात करें। आप क्योंकि आशा हैं, आप हर घर में जुड़ी होंगी, आपको हर घर का पता होगा कि उस घर में कितनी बेटियां हैं, उस घर में कितने बेटे हैं। तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि आप उस घर में पहुँचें, उसकी सबसे पहले उस बिटिया की माता से बात करें कि देखिए आप अपनी बेटी को सक्षम बनाइए, उसको पढ़ाइए ताकि उसको आगे कोई दिक्कत ना हो, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैम, मेरा ये एक आपसे वो है अनुरोध कि जो बेटियों की पढ़ाई है वो बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि पैसे की वजह से भी काफ़ी पढ़ाई रुक जाती है बच्चों की। देखिए, आज हम सरकार की कितनी योजनाएं हैं जिसमें मतलब पढ़ाई के लिए आप किसी स्कूल में जाइए तो ना के बराबर मतलब कुछ नहीं देना पड़ता और वो एकदम निःशुल्क है। आज कितनी विभिन्न योजनाओं से बच्चों को पुस्तकें मिलती हैं, बच्चों को स्कूल बैग्स मिलते हैं, बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिलती हैं। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में शिक्षा सभी के लिए इतनी आसान हो गई है कि कोई भी जाके शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल। देखिए, सूरज की किरण अंधकार में रोशनी लाती है और आप तो खुद आशा हैं, निराशा में बिल्कुल आशा भर जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छी मांगे भी आपने रखी, जायज़ मांग आपने रखी और आपने ये आवाज़ उठाई अपना आसमा के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और बताइए। जैसे गाँव में बहुत ही गरीब महिलाएं होती हैं जो रोजगार के लिए परेशान हैं, हम उनके लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। जी मैम, बताइए, आप तीनों में से कोई एक बताइए कि रोजगार के लिए कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, महिलाओं को स्वावलंबी कैसे बनाया जा सकता है, इनका सवाल है। देखिए, आप खुद एक महिला हैं और हम महिलाओं की स्वावलंबी की बात करते हैं। जब एक बेटी पैदा होती है तो वो स्वावलंबी तो तभी से हो जाती है क्योंकि वो घर की देखभाल करती है, वो अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। परंतु अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में महिलाओं के लिए, बहनों के लिए धरातल पे जो योजनाएं आई हैं, आज बैंक सखी की एक पहल मोदी जी ने की है जिससे हर गांव में एक महिला को, मैं समझती हूँ कि उसे एक जॉब मिला है।
आज हर जगह महिलाओं के लिए चीज़ें आरक्षित हैं, लेकिन उससे सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये बन जाता है, आज हम अपने नॉर्मल रूटीन में भी देखते हैं कि हमारे सामने जॉब्स होते हैं, हमारे सामने महिला भी होती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बंद जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस जॉब के लिए उस बेटे की जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, उसके पास वो क्वालिफ़िकेशन नहीं होती। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी पहले ये है, हमारे देश में आज अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। आज हमारा देश जो डेवलप्ड देश है उनसे मुकाबला कर रहा है, उनसे आगे बढ़ रहा है, परंतु जो हम धरातल पे एक चीज़ महसूस करते हैं शिक्षा की, कहीं ना कहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब है, हमारे पास पॉपुलेशन भी है, लेकिन हमारे पास टेक्निक्स का और हमारे पास क्वालिफ़िकेशन का अभाव है, जिसका बीड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। और उन्होंने हर बेटी को शिक्षा, कोई बेटी शिक्षा से वंचित ना रहे, ऐसा एक पहल उन्होंने पूरे देश में की है, जिसका मैं समझती हूँ जिसके हिस्सेदार भागीदार हम सब बने। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि हम बेटियों को शिक्षित करें, उसके बाद असंख्यक रूप में हमारे सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि हम अपने आप को किसी भी करियर में, किसी भी जॉब में फिट कर सकते हैं। हमारे सामने एक ब्लॉक प्रमुख बैठी हैं जिन्होंने महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। ऐसे में आप अपने साथ की माताओं बहनों को प्रेरित कर सकती हैं कि एक समूह बनाकर आप जिसमें कुछ ऐसा काम करें जो रोजगार तो पैदा करे ही, साथ में उन लोगों को एक काम से जोड़े भी। कौन कौन से ऐसे काम होंगे उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैम, आप दोनों से भी जानना चाहूँगी, आप लोग भी अपने जो क्षेत्र में काम करती होंगी, तो ऐसे में आप महिलाओं को गाइड करती होंगी, तो उन्हें बताइए किस तरह के काम वो घर में रहकर कर सकती हैं। दीक्षा जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। मेरे जनपद का उदाहरण है। एक दादा दादी करके एक समूह हमारे यहाँ चलता है, उसमें सिर्फ बेटियां कार्य करती हैं, बेटियां पढ़ाई भी करती हैं, और उसमें तरह तरह की जो हैंड क्राफ्टिंग है वो उनको सिखाई भी जाती है और वो करती भी हैं। जैसे जो हमारे यहाँ पे पहले क्रोशिये से और उन सब चीज़ों से बुनाई होती थी, उनसे जैकेट्स बनती थी, उनसे हैंडबैग्स बनते थे, उनसे कपड़े बनते थे, वो पुनः उन सब चीज़ों को कर रही हैं, और वो चीज़ जनपद बुलंदशहर में मैन्युफैक्चर होके वो आई थिंक यूएस तक जा रही है। क्या बात? तो हमको ये प्रयास करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं समझती हूँ यहाँ पे हमारी जितनी भी बहनें बैठी हैं उन सबको बुनाई आती होगी। आज जब हम यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत चलन है हाथ से बुनी हुई ऊन के स्वेटर्स पहनना, और वो इतने महंगे बनते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये हम सब के ऊपर है कि हम अपनी जो चीज़ें चली गई हैं उनको निकाल के हम उनसे कैसे उत्पाद पैदा कर सकें। और हमारी बहनों के पास तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो उनके पर्स में कहीं छुपी हुई रखी होंगी। क्या बात है। थैंक यू। देखिए, किसी ने बहुत खूब कहा है कि महिलाएं कुछ भी करने में सक्षम हैं, लेकिन जज्बा होना चाहिए। देखिए, शायद किसी गांव की रीता में जज्बा था, उसने क्रोशिया से कुछ बुना और यूएस तक पहुंचा दिया। किसी एक गांव की सीता में जज्बा था, उसने खाना तैयार किया और उस डब्बे को ऑफिस तक पहुंचा दिया। एक रमा भी एक गांव में रहती थी, वो स्वेटर बनाया करती थी, उसका स्वेटर लेह लद्दाख पहुंचा। और एक और बहन थी हमारी गीता, वो शायद बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने ब्यूटी को अपना पैशन बनाया, और उसने न जाने कितनी महिलाओं को पार्लर का कोर्स कराकर स्वावलंबी बना दिया। तो ये जज्बा, ये टैलेंट आपके अंदर है। आप जो सबसे अच्छा कर सकती हैं उसमें आप पूरी दुनिया फतह कर सकती हैं, लेकिन सोचना आपको है कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात यहाँ रखने के लिए। आखिरी प्रश्न हम लेंगे। जी बताइए मैम। मैम, मेरा सवाल तो सरकार से भी है और सभी से है कि जो महिला सशक्तिकरण में लिंग अनुपात जो महिलाओं का इतना घट रहा है, जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक महिलाएं हर क्षेत्र में बराबर नहीं जाएंगी। अब 1000 पुरुषों पे 850 महिलाएं हैं, तो वो तो बराबरी होनी चाहिए ना। तो हर किसी की मानसिकता ये है कि लड़की अगर है तो बस एक होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 12 या 14 गर्ल्स हैं बस, बाकी तो बॉयज़ हैं। तो जब तक वो बराबरी नहीं होगी तो तब तक महिला सशक्तिकरण में या महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी हर क्षेत्र में। मैम, आपके सवाल का जवाब मैं यहीं से लेना चाहूँगी। मैम, आप पंचायत अध्यक्ष हैं, आपके टीम में कितनी महिलाएं हैं? मेरी 14 सदस्य हैं। टोटल सदस्य कितने और महिलाएं कितनी हैं? 8।
टोटल सदस्य 14 हैं, 8 महिलाएं हैं। मैम आपकी टीम में कितने सदस्य हैं और कितनी महिलाएं? 52 सदस्य हैं और लगभग 23-24 महिलाएं। 52 सदस्य और 23 महिलाएं। मैम आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितने सदस्य, कितनी महिलाएं? जी 19 सदस्य हैं और उसमें 14 महिलाएं हैं। 19 सदस्य 14 महिलाएं जी। ये प्रतिशत मुझे लगता है कि 40 से बढ़ा 50 गया और कहीं 80 नजर आता है। अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बड़ा है, आप खुद एक जगह की प्रतिनिधि हैं, क्या आप घर घर जाकर लोगों को बताती हैं कि लड़की होना गर्व की बात है, अगर लड़की पैदा होती है तो जश्न मनाइए? क्या आपने ये जिम्मेदारी उठाई? जी मैम, मैम अब तो जश्न मनाते हैं लोग। किसी ने बहुत खूब कहा है कि एक नारी जीवन में रंग भर देती है। माँ, बहन, पत्नी, संगिनी, मित्र, हर रूप में जीवन में रंग भरने वाली नारी होती है। और हम कहते हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तो इस खूबसूरत जिंदगी के नाम आपका एक प्रेरणात्मक संदेश। मैं आज के युग की नारी हूँ, न अबला हूँ न बेचारी हूँ। मैं आज के युग की नारी हूँ, कम करके मुझको मत आंकों में, सारे जग पर भारी हूँ। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे, हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। न डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ। कम करके मुझको मत आंकों में, आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। माँ शारदा की वीणा हूँ मैं, माँ काली की कटारी। कम करके मुझको मत आंकों में, आज के युग की नारी। मन से कोमल ने मन से अबला हूँ मैं, अपने दम पर सबला हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे दुर्गा, काली और लक्ष्मी। संस्कार सभी अपनाए हैं, परिवार का मान बढ़ाया है। कम करके मुझको मत आंकों में, आज के युग की नारी। क्या बात। मैं सब पर भारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पूरा सार था वो तो बहन जी ने अपनी कविता में बता दिया, लेकिन अभी गुरुवार को प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी वास करते हैं। तो हम ये जैसे खुला आसमान आपका एक थीम है, तो ये खुला आसमान हमारा है और इस पे उड़ान भी हमारी होनी चाहिए, उस पे छाप भी हमारी होनी चाहिए और उस पे पहचान भी हमारी होनी चाहिए। इस अपने आसमान में, खुले आसमान में छाप छोड़ती महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। जी मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस घर में नारियों का सम्मान होता है जी, वहाँ देवता निवास करते हैं। और हम इतनी हिम्मत वाली हैं कि हम किसी भी मुकाबले से नहीं हारेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे, अपनी प्रेरणाओं को ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। यही संदेश मैं आप सबको देना चाहूँगी। साथ ही हमारी प्रधान बहनें जो आई, सबका बहुत बहुत स्वागत और राधे राधे है। सभी हमारे भाई लोग इधर खड़े हुए हैं, आपको भी राधे राधे है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, अपनी बात रखी, और साथ ही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने यहाँ पर न केवल अपने सफ़र को साझा किया, बल्कि आपने सभी की समस्याओं के समाधान का वादा भी किया और आपने उन्हें गाइड भी किया कि किस तरीके से वो अपने क्षेत्र में बेहतरी का काम कर सकती हैं। निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि घर से लेकर बाहर तक नारी ने निभाया है हर कर्तव्य, और आज पंचायत में नारी का दबदबा है नारी का नेतृत्व। इसी बात के साथ कि निरंतर नारी आगे बढ़ती रहे, हम यही कहना चाहेंगे कि प्रगति पथ पर बढ़ती रहो तुम्हें निरंतर आगे जाना है, तुम्हें बनानी है अपनी पहचान और भरनी है इस आसमां में एक नई उड़ान। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। उम्मीदम